अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्लास में भाइयों वेलकम है आपका। और इस क्लास में मेन जो अपना टॉपिक है वो ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर हमें बातें करनी है। ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यानी जनरल कह लो क्रिस्टल सिस्टम पर हमें बातें करनी है। लेकिन 7 क्रिस्टल सिस्टम को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल की टर्म को समझना जरूरी है और 7 तरह के यूनिट सेल्स होते हैं, फिर उनकी डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। ठीक, आप जानते हो कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स की एक फिक्स्ड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है और ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जिसे स्पेटियल अरेंजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, 2 तरह की आप टर्म्स जानते हो, एक 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट, एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट वो होती है जो 2 एक्सिस के अलोंग हो। मैं रिपीट कर देता हूं, पहले आपको बातें पता है। ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट वो होती है जो 2 एक्सिस के अलोंग हो, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। जबकि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट वो होती है जो 3 एक्सिस के अलोंग होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग। जेड एक्सिस जो है वो यहां पर ऐसे होता है। ठीक है, यहां से ऐसे बोर्ड से बाहर भी आ रहा होगा, बोर्ड के अंदर भी जा रहा होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस बाहर आ रहा होता है, नेगेटिव जेड एक्सिस पीछे अंदर की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, बोर्ड पर ड्रॉ करने के लिए हम उसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे। ठीक है, जो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है ना, इसको आप फर्जी अरेंजमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, ये वो अरेंजमेंट होती है जो आप पेपर पर ड्रॉ करते हो। 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट होती है जो पेपर पर ड्रॉ करते हो। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट वो होती है जो हकीकत में असल अरेंजमेंट होती है, जिसे स्पेटियल अरेंजमेंट भी बोलते हैं। स्पेटियल अरेंजमेंट, स्पेटियल अरेंजमेंट, स्पेटियल का वर्ड यूज करते हैं। और 2D के लिए प्लेनर अरेंजमेंट भी आप लफ्ज इस्तेमाल करते हो, प्लेनर अरेंजमेंट। 2D और 3D में जो मेन फर्क है वो ये है कि जो 2 डायमेंशनल चीज होती है उसे आप छू नहीं सकते, उसे आप पकड़ नहीं सकते। मिसाल के तौर पर ये मेरा बोर्ड, ये 2 डायमेंशनल है। ये वर्ड जो मैंने लिखा है प्लेनर, क्या आप इसे पकड़ सकते हो? आंसर है नहीं। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, इसे मैं पकड़ सकता हूं। दिस इज अ 3 डायमेंशनल थिंग, ये एक 3 डायमेंशनल चीज है। आपका ख्वाब, आप उसे पकड़ सकते हो? आंसर है नहीं, वो 2 डायमेंशनल होता है। इसी तरीके से आपकी जो रियलिटी, असल की दुनिया है, उसमें जो चीजें हैं उनको आप पकड़ सकते हो, उनको छू सकते हो, वो क्या है? वो 3 डायमेंशनल होती हैं। ठीक है, वो स्पेटियल अरेंजमेंट में होती हैं। जबकि जो आपका ख्वाब होता है या जो प्लेनर चीजें होती हैं वो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में होती हैं। क्लियर? तो ये 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल का फर्क आमतौर पर फिजिक्स टीचर से समझा देते हैं, तो खैर अभी जरूरी था तो मैंने बता दिया। क्रिस्टल लैटिस, आप जानते हो कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हो तो उसमें एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स की एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है। और वो रेगुलर अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल पैटर्न में होती है। 3 डायमेंशनल क्या होता है, 2 डायमेंशनल क्या होता है, उस पर मैंने बात की अभी। तो क्रिस्टल लैटिस जो है, इसमें एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है और हर एटम, आयन और मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट को एक पॉइंट से शो किया जाता है। उस पॉइंट को बोलते हैं लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, या इसका दूसरा नाम लैटिस साइट भी है। इसका दूसरा नाम लैटिस साइट भी है। ठीक है, तो आपसे अगर डेफिनेशन पूछे व्हाट इज अ लैटिस पॉइंट या व्हाट इज अ लैटिस साइट, तो आप बताओगे अ क्रिस्टलाइन सॉलिड कंसिस्ट्स ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। द पोजीशन ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन अ 3 डायमेंशनल स्पेटियल अरेंजमेंट is represented by a point. Each point represents an atom, ion or molecule. That point is called lattice point or lattice site. और अगर बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स को या लैटिस साइट्स को आपस में एक तरतीब से लिख दिया जाए तो वो एक क्रिस्टल लैटिस बन जाती है। मैं बात रिपीट करता हूं, अगर बहुत सारे लैटिस साइट्स या लैटिस पॉइंट्स को एक साथ एक तरतीब में ड्रॉ कर दिया जाए तो वो लैटिस, क्रिस्टल लैटिस बन जाता है, वो क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। ठीक है ना, जिस तरह से एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स को अरेंज करने से एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, उसी तरीके से उन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की रिप्रेजेंटेशन, जिन्हें लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट बोलते हैं, इनको एक तरतीब में ड्रॉ करने से क्रिस्टल लैटिस बनता है। और क्रिस्टल लैटिस एक पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड की अरेंजमेंट होती है। क्रिस्टल लैटिस एक कंप्लीट क्रिस्टलाइन सॉलिड की अरेंजमेंट होती है, उसमें एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है। जबकि लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट, ये एक एटम, एक आयन या एक मॉलिक्यूल की पोजीशन को जाहिर कर रहा होता है 3 डायमेंशनल जो है स्पेस में। जबकि जो क्रिस्टल लैटिस है
वो एक क्रिस्टल के तमाम एटम, तमाम आइंस, तमाम मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट को जाहिर कर रहा होता है। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस का दूसरा नाम स्पेस लैटिस भी है। क्रिस्टल लैटिस का दूसरा नाम स्पेस लैटिस भी है। बुक में जहां पर क्रिस्टल लैटिस का टॉपिक लिखा है वहीं पर स्पेस लैटिस का लफ्ज लिख लो, क्योंकि जब सवाल पूछेगा तो यूं भी पूछ सकता है व्हाट इज स्पेस लैटिस, तो हो सकता है उस टाइम तुम्हें याद ना आए। तो क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन देखो लिखने लगा हूं, एन एरे, एरे का मतलब होता है तरतीब से लिखना, एन एरे ऑफ लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइट्स representing the position of atoms, ions or molecules of a crystalline solid in a regular three-dimensional pattern, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस का दूसरा नाम स्पेस लैटिस भी है। क्रिस्टल लैटिस का दूसरा नाम स्पेस लैटिस भी है। मिसाल के तौर पर एक क्रिस्टल लैटिस ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखिए ड्रॉ कैसे करेंगे, जब डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन प्लस डायग्राम साथ साथ देखो ड्रॉ कैसे करेंगे। देखो एक ऐसे क्यूब लेना है आपने, सबसे पहले ऐसे स्क्वायर ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद थोड़े से फासले से, ज्यादा फासले से नहीं, थोड़े फासले से इसी के अंदर एक और आपने क्यूब ड्रॉ करना है, ठीक है। एक मिनट, ये फासला थोड़ा जो है ऊपर नीचे हो गया। देखो थोड़े से फासले से आपने क्यूब ड्रॉ करना है। देखो जितना फासला यहां से लो उतना फासला यहां पे भी होना चाहिए। ये देखो, ये देखो, ठीक है। और इतना ही फासला यहां से यहां तक भी होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। फिर ये देखो, ये ऐसे, ठीक है। ये देखो, ये देखो, इस तरह से जो है आपने दो जो है स्क्वायर्स बना लेने हैं, ठीक है। ये हम क्यूब बनाने जा रहे हैं, फिर उससे हम क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे। ध्यान ये रखना है कि इन दोनों के दरमियान यहां पर जितना फासला है उतना ही फासला यहां पर हो, उतना ही फासला यहां पर हो, उतना ही फासला यहां पर हो, तभी जो है हमारी क्रिस्टल लैटिस जो है वो बढ़िया बेहतरीन तरीके से बनेगी, ठीक है ना। अपने पास तो स्केल नहीं है, हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं तो कुछ टेढ़ी मेढ़ी जरूर बन जाएगी, ठीक है, लेकिन उम्मीद है कुछ ना कुछ अच्छी बनेगी। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ध्यान क्या रखना है, यहां की स्पेस, यहां की स्पेस, यहां की और यहां की, ये बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या होनी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तभी जो है हम बढ़िया तरीके से क्रिस्टल लैटिस ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, इनको मिला देना है, ठीक है। एक क्यूब की शेप दे देनी है ऐसे, ये देखो, ठीक है। इतना काम कर लिया, समझ आ गई ये काम करना है। उसके बाद क्या करना है, इसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड करना है। देखो ये वाला जो फेस है इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। सिमिलरली इस फेस को, सिमिलरली इस फेस को और इस फेस को, ऊपर वाले को, नीचे वाले को, दाएं और बाएं वाले को। ये देखो ऊपर वाले को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करना है। स्केल की मदद से करोगे तो ठीक ठीक डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस साइड वाले को दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, ठीक है। सिमिलरली इधर से भी दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, इधर से भी दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, ठीक है। ये डिवीजन बेसिकली आप एक स्क्वायर बना करके भी कर सकते हो इसके अंदर, क्लियर। इस तरह से डिवीजन करनी है। फिर क्या करनी है, फिर आपने यहां पर दो डिवीजन्स करनी है, यहां पर दो डिवीजन्स करनी है, यानी दो लाइंस लगानी है। ये ऐसे देखो, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये आपस में पैरेलल होनी चाहिए, एक दूसरे के सामने हो, एक दूसरे के सामने होनी चाहिए। सिमिलरली इसी के पैरेलल यहां पर एक और लाइन ड्रॉ करो, हो गई। ये देखो, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये क्या है आपस में, ये पैरेलल है। अब क्या करो, इधर से एक लाइन लेकर के नीचे आओ यहां तक, यहां से एक लाइन लेकर के नीचे आओ ये मिड तक, यहां से एक लाइन लेकर नीचे आओ यहां तक। इन तीनों को आपस में मिला दो। ये वाली जो लाइन बने, ये वाली लाइन इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, तभी एक बढ़िया क्रिस्टल लैटिस ड्रॉ हो पाएगी। ये देखो, इसको यहां तक ले आओ, ये मिड वाली है तो इसे मिड तक,
ये यहां तक, और इसको आपस में मिला दो। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये आपस में पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, इतनी समझ आ गई? इतना समझ आ गया कि क्रिस्टल लैटिस कैसे ड्रॉ होगी। अब मजीद देखो, इस साइड को भी दो हिस्सों में डिवाइड करना है, इस साइड को भी दो हिस्सों में डिवाइड करना है। ये दो लाइन लगाओगे तो तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा ना, जैसे यहाँ पे 1 2 3 हिस्सों में। देखो, दो लाइनें लगानी है, ये जो दो लाइनें हैं वो इस लाइन के पैरेलल हो, इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। ये देखो, ये पैरेलल, और ये देखो, ये देखो। ठीक है, ये पैरेलल ड्रॉ हो गई। ठीक है, सिमिलरली अब यहां से देखो, यहां से लाइंस खींचो, ये देखो, ये देखो और ये देखो, इन तीनों को मिला दो। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए। स्केल की मदद से ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट पैरेलल ड्रॉ होंगी। ठीक है, ये तो हाथ से ड्रॉ हो रही है ना, तो सीधी तो है। देखो, मैं कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल सीधी बनाऊं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टेढ़ापन जो है वो आ रहा है, क्योंकि ग्लॉसी सरफेस है, स्लिप हो रहा है। यहां पर देखो, यहां से लाइन खींचकर यहां तक, यहां से लाइन खींचकर यहां तक, और यहां से लाइन खींचकर यहां तक, इन तीनों को आपस में मिला दो। ठीक है, अब देखो, जहां जहां पर इंटरसेक्शन हो रही है, ये हमारी कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बन गई। अब जहां जहां पर इंटरसेक्शन हो रही है दो लाइंस की, वहां वहां पर एक एक पॉइंट लगा दो, यानी वहां वहां पर एक एक एटम प्रेजेंट होगा, या एक एक आयन, या एक एक मॉलिक्यूल। ये देखो, ये देखो, हर पॉइंट पर एक एक एटम, एक एक आयन या एक एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से जो है ये आपने क्रिस्टल लैटिस ड्रॉ करनी है। ये तो आपको समझाते समझाते इतनी देर हो गई, वरना ये फौरन से ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। 2-4 दफा प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली हो जाएगी। तो मैंने बताया, क्रिस्टल लैटिस में हर पॉइंट एक एटम, आयन या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। एक एटम, आयन और मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। ये देखो, ये देखो, आपने फिर क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला देना है, इन तीनों को आपस में मिला देना है। ये वाली जो है इसको इससे मिला देना है, इस वाली को इससे मिला देना है। ये देखो, ये देखो, ये, ठीक है, ये देखो, यहां पर ऐसे इस तरीके से, फिर इसको इससे मिला देना है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, और इसको इससे मिला देना है। ये देखो, ये आपकी बढ़िया से क्रिस्टल लैटिस ड्रॉ हो गई, एज बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बुक में ड्रॉ हुई भी है। क्लियर? इस तरीके से क्रिस्टल लैटिस आप ड्रॉ करोगे। अच्छा, ये क्रिस्टल लैटिस आपके सामने है, ये क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है। दिस इज अ क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस ये कैसे मैंने कहा, क्योंकि इसका सबसे छोटा जो यूनिट सेल है वो क्या है, वो एक क्यूब होगा। देखो, अभी देखो, ये देखो, ये देखना, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, एक क्यूब इसका हाईलाइट करने लगा हूं। ये देखो, ये देखो, ये एक, ये देखो, ये इसका क्यूब, और ये देखो, ये देखो, ये जो जितना मैंने ब्लैक से हाईलाइट कर दिया, ये इसका एक क्यूब है। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा? एक मिनट, इसे मजीद हाईलाइट कर देता हूं। ये देखो, ये जितना मैंने हाईलाइट किया, ये इसका एक क्यूब है, और यही इसका एक यूनिट सेल भी कहलाएगा। तो देखो, यूनिट सेल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस दैट हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का वो सबसे छोटा यूनिट जिसको स्टडी करने से हमें पूरी क्रिस्टल लैटिस की प्रॉपर्टीज का अंदाजा हो जाए, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि ये जो यूनिट सेल के रिपीटिशन से क्रिस्टल लैटिस बनती है। इस क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे यूनिट सेल्स हैं। देखो, एक जैसे यूनिट सेल ये मैंने हाईलाइट किया, इसी तरीके से आपको और यूनिट सेल भी दिखाई पड़ जाएंगे। ठीक है, यहां से देखो, ये यूनिट सेल आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आप देखोगे तो आपको यूनिट सेल नजर आएंगे। ये देखो, ये देखो, दिस इज अ यूनिट सेल, ये एक और यूनिट सेल है। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये एक और यूनिट सेल है। तो बहुत सारे यूनिट सेल्स की रिपीटिशन है। इसी तरीके से इस यूनिट सेल के पीछे भी एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के नीचे भी एक यूनिट सेल है, इसके इस तरफ एक और यूनिट सेल है। तो ढेर सारे यूनिट सेल्स की रिपीटिशन से ये एक पूरी क्रिस्टल लैटिस बनती है। ढेर सारे
यूनिट सेल्स की रिपीटिशन से ये एक क्रिस्टल लैटिस बनती है। तो यूनिट सेल को डिफाइन किया जा सकता है, देखिए आइए यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं। बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस, बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज यूनिट सेल। तो आप बताओगे द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस that possesses या that shows all the characteristic features of a crystal lattice, ठीक है। अगर हम सिर्फ इस यूनिट सेल को पढ़ लें, इस एक यूनिट सेल की स्टडी कर लें, तो बाकी जितने यूनिट सेल हैं वो भी इसी जैसे होंगे, और इन्हीं यूनिट सेल की रिपीटिशन से हमारी पूरी क्रिस्टल लैटिस बन सकती है। देखो इसी यूनिट सेल के आगे एक यूनिट सेल, इस तरफ एक यूनिट सेल, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ यूनिट सेल्स रखते जाओ तो एक मुकम्मल क्रिस्टल लैटिस आप बिल्डअप कर लोगे। अगर आपको सिर्फ इसी यूनिट सेल में एटम्स की पोजीशन का अंदाजा हो जाए, एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस की पोजीशन का अंदाजा हो जाए, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि पूरे क्रिस्टल लैटिस में एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स कहां-कहां पर प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ करना ये है उसी यूनिट सेल को देख करके और यूनिट सेल बनाते जाना है और उनको अरेंज करते जाना है। तो यूनिट सेल जो है ये हमें क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ क्रिस्टल लैटिस में हेल्प करता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ क्रिस्टल लैटिस इसमें हेल्प करता है, ठीक है। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट सेल की शेप और साइज का पता लग जाए, तो हमें मालूम हो सकता है कि पूरे क्रिस्टल लैटिस की शेप या उसका साइज क्या होगा। तो अगर एक यूनिट सेल में एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की पोजीशन का अंदाजा हो जाए, तो हमें पूरे क्रिस्टल लैटिस में एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की पोजीशन का अंदाजा हो जाता है, ठीक है। इस बात को आपने डेफिनेशन के साथ लाजमी लिखना है। यह बात भी लिखनी है कि क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ क्रिस्टल लैटिस में हेल्प करता है। शेप एंड साइज ऑफ यूनिट सेल्स टेल्स अस अबाउट द शेप या ज्योमेट्री एंड साइज ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये देखो, ये जो यूनिट सेल है ये क्यूबिक है, तो क्रिस्टल लैटिस भी कैसी है? क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है। अगर ये यूनिट सेल हेक्सागोनल होता तो क्रिस्टल लैटिस कैसी होती? हेक्सागोनल होती, जैसे ग्रेफाइट के केस में होती है। ग्रेफाइट का जो मैंने स्ट्रक्चर था पिछले क्लास में एनआइसोट्रोपिक बिहेवियर में पढ़ाया था, ठीक है ना। तो ये देखो ये कैसे यूनिट सेल है? ये क्यूबिक यूनिट सेल है। दिस इज अ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होता है? ऐसा होता है। दिस इज अ क्यूबिक यूनिट सेल। ये देखो ये क्यूबिक यूनिट सेल है और इसमें आपको तीन एक्सिस वाजे नजर आ रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। अगर आपको एक यूनिट सेल को स्टडी करना है या एक यूनिट सेल को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। 6 पैरामीटर्स। नंबर 1, एक एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी लेंथ, एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी एज लेंथ। नंबर 2, वाई एक्सिस के अलोंग इसकी एज लेंथ। नंबर 3, जेड एक्सिस के अलोंग इसकी एज लेंथ। नंबर 4, एक्स और वाई के बीच का एंगल, एक्स और जेड के बीच का एंगल और वाई और जेड के बीच का एंगल, ठीक है। ये 3 एंगल और 3 एजेस, ठीक है। 3 एंगल और 3 एजेस, इनको यहां पर लिख भी देता हूं। अगर आपको एक यूनिट सेल को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए 6 पैरामीटर्स हैं। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछेगा कि हाउ अ यूनिट सेल इज कंप्लीटली डिस्क्राइब, ठीक है। या एक और तरीके से भी पूछता है, वो भी मैं बताता हूं आपको। किसी यूनिट सेल को डिस्क्राइब करने के लिए उसके 6 पैरामीटर्स हैं, उसके 6 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। 6 पैरामीटर्स हैं। इन 6 पैरामीटर्स का नाम है क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, क्रिस्टल ग्राफिक, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हो, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, क्रिस्टल की ग्राफिक्स हैं, ठीक है। यूं आप याद कर लो, ग्राफिक्स तो समझते ही होगे, हैं बड़े तेज हो। अच्छा जी, 6 पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से? देखो, नंबर 1 एज लेंथ, एज 3 एज लेंथ्स, 3 एज लेंथ्स हैं। कौन कौन सी? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। ये जो 3 एज लेंथ्स हैं
इनमें से किसी एक को ए, किसी एक को बी, किसी एक को सी बोल दो, किसी को भी, ठीक है, जो तुम्हारा दिल करे। इनमें से किसी एक को ए, किसी एक को बी, किसी एक को सी बोल दो। तो जब आप कहोगे कि क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स की डेफिनेशन आपसे पूछेगा, कहेगा कि व्हाट आर क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, तो आप बताओगे कि a unit cell is completely described by its 6 parameters. A unit cell is completely described by its 6 parameters, which are known as crystallographic elements. It includes 3 edge lengths and 3 angles, and 3 angles between edges. Between edges. ठीक है, इनकी डिस्क्रिप्शन कैसे दोगे मैं अभी बताता हूं। उसे आप बताओगे 3 एज लेंथ्स हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग। इनमें से किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी बोल दो। चलो एक्स एक्सिस के अलोंग जो है इसको हम ए बोल देते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, जिसे भी बोल दो। एक्स एक्सिस के अलोंग ए, वाई एक्सिस के अलोंग बी और जेड एक्सिस के अलोंग सी, ठीक है। तो आप बताओगे यहां पर कि अलोंग एक्स एक्सिस मैंने कहा है कि ये ए है, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, ठीक है, ये आपकी चॉइस है टोटली, ठीक है, इसका कोई नंबर नहीं कटेगा। अलोंग वाई एक्सिस इसको बी बोल दो, अलोंग जेड एक्सिस इसको सी बोल दो, ठीक है। अच्छा, फिर 3 एंगल्स हैं, 3 एंगल्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा। यहां पर अब आप फंसते हो, ठीक है, यहां पर जब आपने एक चॉइस ये ले ली, इस ही चॉइस का ध्यान रखते हुए इन एंगल्स को डिफाइन करना है। अल्फा जो एंगल है ये होता है बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच। बीटा जो एंगल है ये अल्फा ए एंड सी के बीच, और गामा जो एंगल है गामा ये ए एंड बी के बीच, ये ए एंड बी के बीच। तो ये देखो यहां पर ए और बी ये है तो ये एंगल गामा होगा, ए और सी ये है तो ये एंगल बीटा होगा, बी और सी ये है तो ये एंगल अल्फा होगा। तो जब क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट की डेफिनेशन पूछे तो आपने ये डाटा प्रोवाइड करना है, साथ डायग्राम भी बनानी है। यूनिट सेल की डेफिनेशन पूछे, डेफिनेशन, उसकी सिग्निफिकेंस और साथ ही डायग्राम, तब 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन पूछे तो क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन भी देनी है, लैटिस साइड्स की डेफिनेशन भी देनी है और ये डायग्राम भी बनानी है, ठीक है ना, तब 2 नंबर मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट जो मैंने डिस्कस किए, टाइम लगाकर किया इन पर। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमें डिस्कस करना है 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम, देखो जैसे भी मैंने बताया कि कोई भी यूनिट सेल है उसको आप उसके क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी उसकी 3 एज लेंथ्स ए, बी और सी जो हमने अभी किसके अलोंग ली, एक्स, वाई और जेड के अलोंग ली रिस्पेक्टिवली, और उसके 3 एंगल्स अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा किसके बीच का एंगल है, बी और सी के, बीटा ए और सी का, गामा ए और बी के बीच, ठीक है ना। तो इन क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स की मदद से हम किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास 7 हैं, क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास 7 हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, ठीक है। आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम इज देयर, तो आपने 7 का ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है, कम आता है, 1-2 दफा बोर्ड में आया हुआ है, तो ये आपको करना पड़ेगा लाजमी। अच्छा, इसको तैयार करने का तरीका ये है कि टॉपिक को रट्टा नहीं लगाना आपने, वो जो टेबल लिखा हुआ है ना, टेबल को याद करना है, वो मैं याद करवाऊंगा, अभी याद करवाऊंगा, ठीक है। ट्रिक है, उस ट्रिक से याद हो जाएगी अभी, वो याद करना है। साथ सारी एग्जांपल्स ना भी तैयार कर पाओ तो 1-1, 2-2 एग्जांपल्स लाजमी तैयार करना, ठीक है, वो भी अभी तैयार हो जाएंगे, वो भी टेंशन नहीं लेनी। सबसे अटेम्प्ट करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले जो है ना आपने क्या करना है, डेफिनेशन देनी है, डेफिनेशन यूनिट सेल की देनी है, और बताना है कि यूनिट सेल जो है उसकी बुनियाद पर 7 क्रिस्टल सिस्टम बनाया गया है, और हर क्रिस्टल सिस्टम को हम जो है उसके क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स यानी ए, बी, सी और अल्फा, बीटा, गामा की मदद से आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद टेबल बनाना है, टेबल बनाने के बाद जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है, हेडिंग्स देकर के उसमें थोड़ी थोड़ी थ्योरी लिखोगे, वो जो आप टेबल बनाओगे उसी में से देख देख के लिखोगे, ठीक है, उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। मिसाल के तौर पर अभी हम 7 क्रिस्टल सिस्टम, पहले वो टेबल बना लेते हैं। देखो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को याद करने का तरीका है मेरे पास, कट्टो, CTO, रहमत, RHMT, कट्टो रहमत, ठीक है, ये ट्रिक है, कट्टो रहमत। ये जो है पहले 3, फर्स्ट 3 जो है, फर्स्ट 3 आपने इस तरतीब में चलना है। अच्छा, नेक्स्ट 3 जो है आपने उल्टा चलना है, और जो बिल्कुल लास्ट लेटर है ये सबसे आखिरी वाला है, ये सबसे आखिरी वाला है। ट्रिक क्या है, कट्टो रहमत, पहले 3 सीधे, अगले 3 उल्टे, आखिरी वर्ड आखिरी रहने देना है,
ठीक है, दोबारा देख लो। ट्रिक क्या है, कट्टो रहमत, पहले 3 वर्ड सीधे CTO चलना है, अगले 3 वर्ड उल्टे MHR यू चलना है, और आखिरी जो वर्ड है वो वहीं अपनी जगह पर ही रहेगा। देखो बनाओ, सबसे पहले यहां पर क्रिस्टल का नाम क्यूबिक, पहला C से क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, O से ऑर्थोरोम्बिक, या इसी का दूसरा नाम रोहोम्बिक भी है, ऑर्थोरोम्बिक या फिर रोहोम्बिक है। अब पहले 3 तरतीब से चले, पहले 3 तरतीब से, नेक्स्ट 3 उल्टे। पहले क्या लिखेंगे, M से मोनोक्लिनिक, M से मोनोक्लिनिक, ठीक है। M के बाद H का मतलब हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, H के बाद R का मतलब रोहोम्बोहीड्रल, R का मतलब रोहोम्बोहीड्रल, और रोहोम्बोहीड्रल का ही दूसरा नाम ट्राइगोनल भी है, ट्राइगोनल। और सबसे लास्ट में T का मतलब ट्राइक्लिनिक, T का मतलब ट्राइक्लिनिक। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से वो हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक है, ठीक है ना। ये दोनों जो है इन पर हम मजीद जो है ना स्पेशल फोकस रखेंगे, और ये क्योंकि है भी स्पेशल, इनमें से एमसीक्यूज भी बनता है। एमसीक्यूज जो ज्यादा बनते हैं, मोस्टली बनते हैं, वो क्यूबिक, हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक से। शॉर्ट में जो पूछता है वो भी यही 3 ज्यादा पूछता है, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। हमने बताया कि यहां पर क्या है, क्रिस्टल सिस्टम है, ये क्रिस्टल के नाम है, यहां पर उनकी एज लेंथ लिखेंगे, एजेस, और यहां पर जो है उनके साथ एंगल्स लिखेंगे, एंगल्स, ठीक है, एंगल्स लिखेंगे, और यहां से आगे जो है फिर उनकी एग्जांपल्स भी कुछ ना कुछ कोट करेंगे। देखिए टेबल बना लेते हैं। अपने पास ट्रिक है कट्टो रहमत, पहले 3 वर्ड्स तरतीब से, अगले 3 उल्टे, और आखिरी वर्ड आखिरी। कौन कौन से हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल। अगली है रोहोम्बोहीड्रल जिसका दूसरा नाम ट्राइगोनल, और आखिरी ट्राइक्लिनिक, ठीक है। देखिए क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक में जो एज लेंथ है A, B और C, इसमें भी A, B, C होंगे, इसमें भी A, B और C होंगे। ओके, जरा एक मिनट, इनको ज्यादा खुला करके लिख दिया है, इतना खुला नहीं लिखना था क्योंकि बीच में ना मुझे कुछ और चीजें भी लिखनी है, ऐड करनी है। देखिए इसमें 3 एजेस होंगी, कौन कौन सी, A, B, C, इसमें भी A, B, C, इसमें भी A, B, C, इधर भी A, B और 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 C। इधर 3 एंगल होंगे, अल्फा, बीटा, गैमा। सिमिलरली इधर भी अल्फा, बीटा, गैमा, इधर भी अल्फा, बीटा, गैमा, इधर भी अल्फा, बीटा और गैमा, इधर भी 3 अल्फा, बीटा और गैमा, यहां भी 3 अल्फा, बीटा और गैमा, और इधर भी 3 अल्फा, बीटा और गैमा। तो सबसे पहले तो ये तसल्ली आपने कर लेनी है, इतना टेबल आपको याद हो चुका है, मुबारक हो। क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक में ये तीनों एजेस आपस में बराबर होती हैं, A, B और C ये आपस में बराबर होती हैं, तीनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, और तीनों एंगल्स जो है 90 डिग्री के होते हैं। यहां तक कोई मसला, यहां तक कोई मसला, कोई मसला नहीं है। टेट्रागोनल में क्या होता है, टेट्रागोनल में देखना, तरतीब चेक करना, A B के बराबर है लेकिन B C के बराबर नहीं है, A B के बराबर है लेकिन B C के बराबर नहीं है। एंगल्स A अल्फा, बीटा, गैमा बराबर और 90 डिग्री के, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक में क्या होता है, देखो टेट्रागोनल में A कट गया, इससे जो अगला है उसमें दोनों कट गए, A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। देखो ये तरतीब है, यहां पर कोई नहीं कटा, सब बराबर, एंगल तीनों बराबर, तीनों बराबर 90 के, और टेट्रागोनल में एक कट गया, ऑर्थोरोम्बिक में दोनों कट गए, टेट्रागोनल में एक कटा था, इधर दोनों कट गए, एंगल्स वही, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। मोनोक्लिनिक में तीनों ही कटे रहेंगे, मोनोक्लिनिक में तीनों ही कटे रहेंगे, मोनोक्लिनिक में तीनों ही कटे रहेंगे, ठीक है। अब मोनोक्लिनिक में अल्फा और गैमा तो बराबर होंगे, अल्फा और गैमा तो बराबर होंगे, अल्फा और गैमा बराबर होंगे, लेकिन ये बीटा के बराबर नहीं होंगे। अल्फा और गैमा 90 के होंगे, और जबकि जो बीटा होगा वो 90 के बराबर नहीं होगा, 90 से ऊपर नीचे होगा।
बीटा एंगल किसके बीच में होता है? ए और अल्फा और ए और सी के बीच का एंगल, ए और सी के बीच का एंगल। ठीक है, ये जो बीटा है ये 90 डिग्री का नहीं होगा, अल्फा और गैमा ये 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अभी सुनते हो, कहीं पर अभी कंफ्यूजन हो रही है ना तो याद करवा दूंगा, टेंशन नहीं। ठीक है, अभी पूरा तो होने दो इसे। हेक्सागोनल में देखो, अब हमें उल्टा चलना है। हेक्सागोनल में हमें उल्टा चलना है। ये देखो यहां पर ये जो दो हैं इनमें दोनों कटे हुए थे ना, इनमें दोनों कटे हुए थे। ये वाला जो है, ये वाला इधर देखो, इसमें क्या सिचुएशन है कि इसमें a इज इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। अब हमें उल्टा चलना है। ठीक है ना, देखो पहले हमने क्या किया, एक काटा फिर दो काटा, एक काटा फिर दो काटा, फिर उसी दो को काट करके चले हम। अब हमें वापस चलना है, वापस यहां पर आना है। इसकी जो एज लेंथ है वो बिल्कुल इस जैसी है, यानी a इज इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, बिल्कुल इस जैसी। क्लियर बात? ये बात समझ आ गई? अच्छा, हेक्सागोनल में जो एंगल्स हैं, ये दो एंगल्स अल्फा बीटा तो बराबर होते हैं, ठीक है, और ये 90 डिग्री के होते हैं। अल्फा बीटा बराबर होते हैं और ये 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन यहां पर ये जो गैमा है ये 120 डिग्री का होता है, ये 120 डिग्री का होता है। क्लियर? देखो एंगल्स में भी एक सिमेट्री आ गई है। पहले हमें बीटा को अनइक्वल करना है, फिर गैमा को अनइक्वल करना है। अल्फा बीटा गैमा पढ़ते हैं ना, पहले बीटा को अनइक्वल करना है, फिर गैमा को अनइक्वल करना है। ठीक है, यहां पर देखो बीटा 90 के बराबर नहीं है, यहां पर देखो गैमा जो है 90 के बराबर नहीं है, वो 120 के बराबर है। पहले तीन एंगल्स सेम चल रही हैं। क्लियर? ये बात समझ आ गई? अच्छा, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल में देखो, यहां देखो, फिर हम क्या कर रहे थे, उल्टा चल रहे थे। क्या कर रहे थे? अब उल्टा चल रहे थे। पहले कोई नहीं था, एक काटा, दोनों काटे, दोनों काटे रहने दिए, फिर उल्टा चले, ये हिसाब आ गया। अब फिर ये हिसाब आ जाएगा, a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर? समझ आ गया? अच्छा, यहां पर भी वही हिसाब, अल्फा बीटा गैमा बराबर होंगे, अल्फा बीटा गैमा बराबर होंगे, लेकिन ये 90 के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, दे विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 120 डिग्री। 120 और 90 के बीच में होंगे। ठीक है, यहां पर ये बस ध्यान रखना है। देखो पहले कोई नहीं काटा, एक काटा, दोनों काटे, दोनों काटे, ठीक है, फिर उल्टा चले, वहीं एक काटे पे आ गए, फिर कोई भी नहीं कटा हुआ, काम खत्म। ये 6 तक जो है हमारी जान छूट गई, 6 तक जो है हमारी जान छूट गई। यहां पर देखो एंगल, पहले 3 में ए अल्फा बीटा गैमा 90 डिग्री के, 3 में वैसे ही चले। अगले में क्या किया, बीटा को अनइक्वल किया, फिर गैमा को अनइक्वल किया। गैमा 120, यहां बीटा डज नॉट इक्वल टू 90। इसमें क्या है, तीनों बराबर हो तो गए हैं, क्योंकि ए बी सी बराबर है, तो अल्फा बीटा गैमा भी बराबर कर दिए। लेकिन ये जो अल्फा बीटा गैमा है ये 90 के नहीं है, ये 90 और 120 के बीच में है, यानी 90 से बड़े हैं और 120 से छोटे हैं। ट्राइक्लिनिक ये स्पेशल है। ठीक है, ये बड़े मजे का है। इसमें क्या है, ना ये बराबर है ना ये बराबर है, कोई भी बराबर नहीं है, सारे अनइक्वल हैं। समझ आ गई भाई? याद हो गया? कुछ ना कुछ तो याद हो गया होगा यार, ऐसे तो ना कहो, हो गया होगा ना कुछ ना कुछ याद। ठीक है ना, तो बस इस ट्रिक से याद रखना है, ये तरतीब आपको याद रहनी चाहिए और इस तरह मजे से लिखते जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, अच्छा, छोटी छोटी एग्जांपल्स जो हैं जो आपको लाजमी याद रखनी है, लाजमी बोल रहा हूं, लाजमी याद रखनी है। एक जो है आपने क्यूबिक में NaCl की एग्जांपल लाजमी याद रखनी है, सोडियम क्लोराइड की, डायमंड की, क्योंकि ये बोर्ड के MCQs हैं। ठीक है, ये बुक पर हाईलाइट कर लो, कॉपर की, ये तीन लाजमी याद रखनी है क्यूबिक में, ये तीन लाजमी याद रखनी है, क्योंकि ये बोर्ड में MCQs आए हुए हैं। टेट्रागोनल की कोई याद करना ना करना, एक टीन की लाजमी कर लेना, टीन। ये जो एग्जांपल अभी लिख रहा हूं ना, बाकी मैं लिख देता हूं, लेकिन ये वाली बुक पर हाईलाइट कर लो। ठीक है, ये वाली हाईलाइट कर लो। और दो रोम्बिक या रोम्बिक में KNO3 एंड NaNO3, ये लाजमी याद रखना, क्योंकि ये दोनों आइसोमॉर्फ्स हैं। आइसोमॉर्फिज्म में ये एग्जांपल दी थी मैंने। अच्छा, मोनोक्लिनिक में ना एक आप जानते हो, मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दो फॉर्म्स होती है ना सल्फर की, तो सल्फर रोम्बिक सल्फर भी होता है, तो यहां पर ये रोम्बिक सल्फर भी याद रख सकते हो, रोम्बिक सल्फर ऐसे। ठीक है, जो जो अभी लिख रहा हूं वो याद रखनी है। और मोनोक्लिनिक के साथ एक और आपने याद रखनी है इसकी, मोनोक्लिनिक की, बोरेक्स, Na2B4O7.10H2O। ठीक है, और इसके साथ मोनोक्लिनिक की एग्जांपल शुगर याद रखनी है, शुगर और आयोडीन भी, आयोडीन। ये जो अभी लिख रहा हूं ये हाईलाइट कर लो,
जो बाद में लिखूंगा वो फिर सारी हो जाएंगी, ठीक है। मोनोक्लिनिक की ये एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, ठीक है। बोरेक्स का एमसीक्यू आता है आयोडीन का, और मोनोक्लिनिक सल्फर और रोहम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर, ये तो आपको वैसे ही एलोट्रॉफी की एग्जांपल में याद ही होगा। हेक्सागोनल की जो जो एग्जांपल याद रखनी है उनमें ग्रेफाइट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ग्रेफाइट बहुत पूछा जाता है, ग्रेफाइट और आइस ये तो बहुत पूछे जाते हैं हेक्सागोनल की एग्जांपल में। अच्छा, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल की एग्जांपल में आपको याद रखना पड़ेगा रोम्बोहेड्रल, सॉरी ये यहां पर गलत लिख दिया मैंने, KNO3 और NaNO3 ये रोम्बोहेड्रल होते हैं, ये गलती से इधर लिख दिया, KNO3 एंड NaNO3 ये आपने लाजमी याद रखना है रोम्बोहेड्रल की एग्जांपल में। और तो रोम्बिक की एग्जांपल में मैंने लिखवाया था पिछले क्लास में, वो था K2CrO4 K2SO4, ठीक है, ये वाले याद रखने हैं। ये आपस में आइसोमॉर्फ्स हैं, ये आपस में आइसोमॉर्फ्स हैं, इनकी ज्योमेट्री ये रोम्बोहेड्रल होते हैं, ये ऑर्थोरोम्बिक होते हैं, ठीक है ना। तो ये कभी कभार ऐसे जहन से निकल जाता है। ट्राइक्लिनिक इंपॉर्टेंट शॉर्ट है भाई, ट्राइक्लिनिक इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। इसकी 3 एग्जांपल्स किताब में है, तीनों याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि कम से कम यार 2 एग्जांपल तो बनती है ना यार, छोटे बच्चे थोड़ी हो, तो 3 लिखी हुई है तो तीनों को लिख देते हैं। एक कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2O नीला होता, बोरिक एसिड H3BO3, और नंबर 3 पर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। देखो पोटेशियम का क्रोमेट जो है वो ऑर्थोरोम्बिक है, जबकि डाइक्रोमेट ट्राइक्लिनिक है। ये एग्जांपल्स तो आपने लाजमी याद करनी है, ये वाली एग्जांपल्स आपने लाजमी याद करनी है। फिर मजीद जो एग्जांपल्स बुक में लिख रखी हैं वो यहाँ पर सिल्वर है, यहाँ पर गोल्ड है, कॉपर है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, सोडियम का फ्लोराइड है, सोडियम का ब्रोमाइड है, ये एग्जांपल्स बुक में लिख रखी हैं। इधर टेट्रागोनल में टिन का ऑक्साइड, मैंगनीज का ऑक्साइड और अमोनियम का ब्रोमाइड, अमोनियम का ब्रोमाइड। कोशिश करना कि एक टिन की एग्जांपल लाजमी याद रहे, ठीक है। अच्छा, टिन जो है टेट्रागोनल भी होता है, टिन क्यूबिक भी होता है, क्यूबिक टिन। मैंने कल जब पढ़ाया था एलोट्रॉफी तो मैंने एक निमोनिक बताया था GC, जो ग्रे टिन होता है वो क्यूबिक होता है, व्हाइट टिन जो होता है वो टेट्रागोनल होता है, व्हाइट में T आता है ना तो व्हाइट वाला टेट्रागोनल। अच्छा K2CrO4 K2SO4 रोम्बिक सल्फर, ये लाजमी याद रखनी है। इसके अलावा जो एग्जांपल्स और हैं, निकल का सल्फेट है, ठीक है, बेरियम का सल्फेट है, इसी तरीके से आपके पास और भी कुछ थे, जिंक का सल्फेट है, जैसे जिंक का सल्फेट। अच्छा, मोनोक्लिनिक की जो एग्जांपल्स हैं बुक में बस इतनी ही लिख रखी हैं। मोनोक्लिनिक सल्फर है, बोरेक्स, शुगर, आयोडीन। हेक्सागोनल की एग्जांपल ग्रेफाइट, आइस, जिंक, कैडमियम, जिंक का ऑक्साइड, कैडमियम का सल्फाइड। जिंक और कैडमियम की हेक्सागोनल में एग्जांपल मैंने आइसोमॉर्फिज्म वाले टॉपिक में भी दी थी कि जिंक और कैडमियम आपस में आइसोमॉर्फ्स हैं। अच्छा, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल की और एग्जांपल KNO3 NaNO3, और इसी तरीके से बिस्मथ, ये मेटल है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो भी रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल होती है। अच्छा, और बिस्मथ के बाद एल्यूमिना Al2O3, ये एग्जांपल्स और हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपको भाई ये टेबल लाजमी आना चाहिए, ये टेबल आपको लाजमी आना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे ना तो उसमें पता है आपने क्या करना है, उसमें सबसे पहले ना आपने बस ये टेबल ड्रॉ करना है, ये टेबल ड्रॉ करना है, यहां तक एग्जांपल्स नहीं लिखनी, ठीक है। एग्जांपल सिर्फ एक एक लिखनी है, एक एक दो एग्जांपल्स देनी है, ठीक है, ये एक एक एग्जांपल दे जाना, ठीक है। जब फिर थ्योरी में लिखो, उसको एक्सप्लेन करोगे, थ्योरी में कैसे करोगे वो भी मैं बताता हूं आपको, ठीक है, वो भी मैं बताता हूं। देखो, क्यूबिक की हेडिंग दोगे और उसे बताओगे कि इन क्यूबिक क्रिस्टल all three edge lengths are equal, all three edge lengths are equal and all three angles are equal and they are equal to 90 डिग्री, यूं बताओगे, ठीक है। मैथमेटिक्स नहीं लिखोगे। टेट्रागोनल लिखोगे तो बताओगे टू एज लेंथ्स A and B are equal but C is unequal, ठीक है। all three angles are equal and equal to 90 डिग्री। अच्छा, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक में लिखोगे edge lengths, all three edge lengths are unequal and angles are equal but 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक में लिखोगे all three edge lengths are unequal, alpha and gamma, these two angles are equal and are of 90 degree while beta does not equal to 90 degree, ये लिख दोगे। हेक्सागोनल में लिखोगे कि two sides are equal
while third side is not equal to them. Third side is not equal to them. Two angles are of 90 degree while third angle is of 120 degree. Rhombohedral में लिखोगे all three sides are equal, all three angles are equal, but these angles are greater than 90 degree and less than 120 degree. Wording में ट्राइक्लिक में लिखोगे none of the three sides are equal and all the angles are also unequal. ठीक है, इस तरीके से हेडिंग देकर थ्योरी में लिखोगे जब लॉन्ग में पूछे, और साथ साथ डायग्राम तो बनेगी। तो इन एग्जांपल्स को हटा करके यहां पर इनके सामने इन्हीं को देख करके हम डायग्राम भी बना देते हैं आपके लिए। आइए, ठीक है, क्यूबिक में आपने देखना है कि तीनों साइड इक्वल है, तो जब स्केल से ड्रॉ करो तो तीनों साइड कैसी लेनी है, इक्वल लेनी है। तीनों साइड कैसी लेनी है, इक्वल लेनी है। ये देखो, ये देखो, ये तीनों साइड इक्वल लेनी है। अभी थोड़ी थोड़ी अनइक्वल लग रही हैं, लेकिन जब आप ड्रॉ करो तो ये तीनों साइड इक्वल, ये और ये इक्वल होनी चाहिए। इसको लेबल करना या ना करना, साथ इसके क्यूबिक क्लास में लिख देना, दिस इज क्यूबिक। टेट्रागोनल में क्या होता है, टेट्रागोनल में दो साइड्स तो इक्वल हैं, ये देखो, ये दो साइड्स इक्वल हैं, लेकिन जो तीसरी साइड है, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन ये वाली जो तीसरी साइड है ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। ठीक है ना, ये देखो, ये साइड और ये वाली साइड ये इक्वल होंगी, ये साइड और ये साइड ये आपस में इक्वल होंगी, लेकिन ये जो है ये छोटी होगी। तो दिस इज टेट्रागोनल। और टेट्रागोनल का बड़ा मशहूर एग्जांपल मैंने दिया, टीन, ये याद रहना चाहिए। क्यूबिक में NaCl और डायमंड खामखा। और तो रोम्बिक या रोम्बिक, तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, तीनों साइड्स अनइक्वल हैं। ये देखो, ये ऐसे ड्रॉ होगा इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। ठीक है, ये देखो इस तरीके से ड्रॉ होगा, ये ऐसे। ठीक है, ये देखो, ये यहां पर तीनों साइड जो है ये अनइक्वल हैं। ये देखो, ये साइड कुछ और है, ये साइड कुछ और है, ये साइड कुछ और है। तो ये जो है ये आपके सामने बुक के अकॉर्डिंग ही बना दे, जिस तरह बुक में बना हुआ है। ये ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, दिस इज ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक की एग्जांपल जो याद रखने के लिए बोली थी, कौन कौन सी, ZnSO4 और दूसरी कौन सी, BaSO4। ठीक है, ये दो याद रख लेना। अच्छा, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में देखो तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, दो एंगल 90 के हैं, लेकिन एक एंगल जो है ये 90 से ऊपर नीचे है। यहां पर जो है तीन साइड अनइक्वल हैं, लेकिन एंगल तमाम 90 के हैं और तीनों बराबर हैं। यहां पर देखो इसकी डायग्राम, ये देखो, ये देखो, इस तरीके से इसकी डायग्राम बनेगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये वाली लाइन बेशक ना लगाना, तो थोड़ी सी डायग्राम क्योंकि खराब हो रही है, क्योंकि स्केल नहीं है ना अपने पास। स्केल से एग्जैक्ट नाप कर करके बनाते ना तो फिर सही बनती। ये देखो, ये अपने पास बन गया मोनोक्लिनिक, दिस इज मोनोक्लिनिक। ठीक है, इसको चलो कुछ सही करके बनाना ना, स्केल से बनाओगे ना जब नाप करके, तीनों साइड अनइक्वल लोगे तो फिर जो है सही बनेगी एग्जैक्ट। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ इस तरह से दिखेगी, जब जब बनाओगे ना तो इस तरह से दिखेगी, मोनोक्लिनिक, दिस इज मोनोक्लिनिक। अच्छा, नेक्स्ट हेक्सागोनल, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप बताओगे कि हेक्सागोनल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक ही प्लेन में होती हैं। जिस तरह से आपको बताया था ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, उसमें भी हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। तो ये देखो, ये जो साइड, ये साइड और ये साइड ये आपस में इक्वल हैं, एक ही लेंथ की हैं। जब बनाना तो स्केल से इक्वल बनाना। ठीक है, ये बड़ी छोटी लग रही है अभी ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे आपने बेंजीन रिंग फ्लैट करके ड्रॉ करनी है। अच्छा, आप डिस्क्रिप्शन कैसे दोगे, बताओगे कि दो जो एक्सिस हैं वो एक ही जैसे लेंथ के होते हैं और एक ही प्लेन में होते हैं, और एक ही प्लेन में होते हैं। देखो, ये 2 डायमेंशनल एक ही प्लेन में है। ठीक है, जबकि जो तीसरा एक्सिस है वो इनके परपेंडिकुलर होता है। ये देखो यहां पर ऐसे, ये देखो इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे और बताओगे कि यहां का ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का है, 120 डिग्री का है। ठीक है, यानी ये जो गैमा है ये 120 का है।
ए और बी बराबर हैं, ठीक है, ए और बी बराबर हैं और उनके बीच का जो एंगल है वो 120 का है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हेक्सागोनल ड्रॉ होगा। इसका एग्जांपल आइस लाजमी याद रखनी है, आइस के साथ वो एक और बताया था ग्रेफाइट, ये दो लाजमी याद रखने हैं। रोहम्बोहीड्रल, रोहम्बोहीड्रल बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, दो पैरेललोग्राम बनाने हैं, दो पैरेललोग्राम बनाने हैं, ठीक है, इक्वल एक जैसे पैरेललोग्राम, क्योंकि इसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन तीनों एंगल्स जो हैं वो अनइक्वल होते हैं ऐसे। तो ये आपका बन गया रोहम्बोहीड्रल या ट्राइगोनल, ये बन गया। अच्छा ट्राइक्लिनिक देखो, ट्राइक्लिनिक कैसे बनाओगे, ट्राइक्लिनिक ऐसे बनेगा। ट्राइक्लिनिक बनाने के लिए आपको ऐसे दो लाइंस, इनको ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये ट्राइक्लिनिक बन गया, ठीक है। देखो ऐसे टेढ़ा में ऐसा होता है ट्राइक्लिनिक, ठीक है, लेकिन इसका यूनिट सेल जो है ये ऐसे ही होता है। कहीं से भी ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल लोगे तो हर यूनिट सेल ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। ये आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। खैर सॉलिड स्टेट देखो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जब हमने पहली दफा पढ़ा था तो बहुत मुश्किल लगा और आज पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि तुमको भी मुश्किल लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम भी सीख जाओगे, ये सब चीजें याद हो जाएंगी। देखो इस तरीके से ट्रिक्स से याद करोगे, जो हमारी ट्रिक्स हैं जिस तरह हमने याद कर रखा है उस तरीके से तुम्हें भी याद हो जाएंगी। डायग्राम्स की प्रैक्टिस करोगे तो डायग्राम्स भी बनानी आ जाएंगी, और ये बड़े मजे का चैप्टर है, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट। तो देखो कितनी खुशी हो रही है मुझे पढ़ा करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी मुलाकात होती है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ट्रिक्स को लाजमी नोट करना, ठीक है, और एक दफा डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना। शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हेक्सागोनल, ये ट्राइक्लिनिक। अच्छा क्यूबिक में से एमसीक्यूज आते हैं, पूछता है कॉपर, सोडियम क्लोराइड, डायमंड, क्यूबिक। टेट्रागोनल से एमसीक्यू टिन का आता है, हेक्सागोनल से ग्रेफाइट और आइस का आता है, ठीक है। और ट्राइक्लिनिक से तो एमसीक्यू नहीं आता, लेकिन जो है शॉर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी तीन एग्जांपल्स, बोरेक्स, पोटेशियम डाइक्रोमेट और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये लाजमी याद रखनी है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह, और वो जो है पीछे टॉपिक पढ़ाया है भूल मत जाना, यूनिट सेल, लैटिस साइड्स, लैटिस पॉइंट्स और क्रिस्टल लैटिस, इनकी डेफिनेशन और क्रिस्टलोग्राफी की लाजमी, किताब पर निशान लगाना। ये आता है सवाल और बच्चों को पता नहीं होता ये कहाँ लिखा हुआ होता है, ठीक है, ऐसे छुप छुपा के लिखा हुआ है ना कि बटर क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, हाईलाइट हुआ हुआ होता है, ब्लू लाइन में लिखा हुआ होता है, तो बच्चे फिर भी पढ़ लेते हैं। तो हाईलाइट नहीं हुआ, छुपा हुआ है, तो उसे ढूंढ करके वहां पर निशान लाजमी लगा लेना, ठीक है ना भाई। अल्लाह हाफिज, अगले क्लास में मुलाकात होगी।